नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। अभी चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, इसे लेकर कोई एग्जिट पोल सामने आएगा तो आंकड़े आएंगे। लेकिन एक सामान्य सर्वे जो करवाया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को अनुमान है कि करीब 35 सीटें मिल सकती है। बहुमत के आंकड़े से यह संख्या 11 कम है, लेकिन जो तैयारियां चल रही है वह इससे कहीं आगे है। जबकि कांग्रेस की ओर से 75 सीटों का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस 75 वाले आंकड़े को लेकर अपनी ही पार्टी के विरुद्ध एक तंज कसा था। लेकिन अब जब पीएम आवास के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस दिया है, उसे लेकर फील गुड में चल रही भारतीय जनता पार्टी के इस पीएम आवास वाले मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने तीखा कटाक्ष करते हुए प्रश्न खड़ा किया है और यह समझाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो सही संख्या नहीं पता है कि कितने जरूरतमंदों को पीएम आवास की आवश्यकता है। आंकड़ों को लेकर बड़ी ही जिम्मेदारी से सीएम भूपेश बघेल ने जो कुछ कहा, उनके एक एक शब्दों को गौर करें। हालांकि इस पर भाजपा की ओर से बृजमोहन अग्रवाल का काउंटर हमला भी हुआ है। आप दोनों ही बातों को गौर करें, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे और संख्या की समझ भाजपा के कार्यकर्ताओं को कितनी है, जिम्मेदार नेताओं को कितनी है। जो सर्वे सूची है उसमें 18 लाख के आंकड़े बताए थे जब उसकी सरकार थी। 11 लाख स्वीकृत हो गए, तो सवाल इस बात का है कि 16 लाख के आंकड़े कहाँ से आ गए बचे हुए। 18 लाख में से 11 लाख स्वीकृत हो गए तो बचे तो 7 लाख, लेकिन अब वो कहते हैं 16 लाख है, कोई कहता है 7 लाख है, कोई कहता है 10 लाख, कोई 12 लाख। मैंने तो कल विधानसभा में कहा कि सारे सूची जितने फॉर्म भरवाए मुझे दे दीजिए, मैं इसको वेरिफिकेशन करवाऊंगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। भारत सरकार जनगणना नहीं करा रही है, तो हम सर्वे करा रहे हैं, इससे वो सहमत है कि नहीं? हितग्राहियों के सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि 2011 की सर्वे सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को मकान मिलने? 16 लाख लोगों को मकान मिलने थे, 8 लाख लोगों को मिल गए, 8 लाख लोगों को और मिलना बचा है। 2016 की सर्वे सूची के अनुसार आवास प्लस में 8 लाख मकान छत्तीसगढ़ को और मिलने हैं। दोनों मिला लेंगे तो 16 लाख आवास हो गए, और शहरी आवास के 4 लाख से ज्यादा आवेदन पेंडिंग है, तो 20 लाख आवास। 15 मार्च को विधानसभा घेराव करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने बात की। भिलाई में काफी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। वहां हमने समझने की कोशिश की पूर्व महापौर और भाजपा के जिला अध्यक्ष को संख्या के बारे में कितनी जानकारी और आम कार्यकर्ता इस बारे में क्या राय रखते हैं। कितनी संख्या होगी भिलाई में? पीएम आवास यहाँ बनना था और नहीं बन पा रहा। संख्या का तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी। आज प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है गरीबों को उनका आवास मिले। अभी भी इस बजट में भी उनने 1 करोड़ लोगों के लिए बजट रखा हुआ है। आवास 6 लाख की आवास है और टोटल 17,000 करोड़ रुपया इनकी, जो 2.5 लाख के गुना कर दो तो 17,000 करोड़ रुपया होती है। इनको भूपेश सरकार जो है रोक के रखी है। आवास की संख्या थोड़ी बताएंगे, कितनी आवास होगी? 7 लाख आवास बनने थे। आपके साथी तो 6 लाख बोल रहे हैं, आप 7 लाख। 7 लाख बनने थे, 1 लाख बने हैं। लेकिन योजना के बारे में क्या जानकारी की, कितने आवास है? ये आवास 7-8 लाख करीब आवास है। 16 लाख मकान बनाने का था, लेकिन भूपेश सरकार ने उसको लागू नहीं किया। 16 लाख मकान के थे हमारे छत्तीसगढ़ में, इसमें 1 लाख मकान भी पूरे नहीं हुए, मात्र 57,000 मकान। आप 8 लाख बता रहे हैं। सूची के संदर्भ में 2011 की सर्वे सूची PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह वेबसाइट है केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्रालय का। उस वेबसाइट पर उपलब्ध है, गांव-वार उपलब्ध है, आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना किस पर मिलता है? 2011 की सूची के आधार पर मिलता है। केंद्र प्रवर्तित योजना है, सारे राज्यों के लिए है। एक राज्य का कोई अलग नॉर्म नहीं हो सकता है, सभी राज्यों के नॉर्म से एक साथ है। संख्या को लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस भी इस बात को अब मानने को तैयार हो गई है कि यह मुद्दा वाकई जायज था। स्वयं शासन के मंत्री भी मान रहे हैं कि इस मुद्दे पर भाजपा के विधायकों ने सही पहल की है, सांसदों को पहल करनी थी। इस घेराव के करीब 11 दिन पहले
टी.एस. सिंहदेव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने भाजपा के विधायकों की तारीफ की थी, जहां उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा के विधायकों के साथ साथ भाजपा और आरएसएस की भी तारीफ की थी। वो बयान उनका खूब चर्चित हुआ था। आप एक बार फिर टी.एस. सिंहदेव के उस बयान को सुनिए। उसके बाद मैं मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के उस बयान की ओर आऊंगा जहां उन्होंने इस घेराव कार्यक्रम के बारे में अपनी राय रखी। सबको करना चाहिए क्योंकि ये केंद्र की नीति है, तो स्वाभाविक है कि सांसदों को भी पहल करना चाहिए। पहले भी करना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपके विधायक थोड़ा आगे बढ़ गए। भाजपा की एक मजबूती है, उनकी अपने आप एक मजबूती है, उनके संगठन की मजबूती है और कभी उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं पिछले 45-50 साल से राजनीति को दूर से पास से देख रहा हूँ, तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। विधानसभा घेराव से गदगद भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अब आगे कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि 19 मार्च को धर्म सभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना योगदान देना चाहते। रावण भाटा में संतों की पदयात्रा के बाद 19 मार्च को एक बड़ी धर्म सभा होने वाली है, लेकिन उस धर्म सभा से पहले अभी अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने समझाने की कोशिश की कि संख्या उतनी नहीं थी जितनी बताई जा रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था कि हम 1 लाख से ज़्यादा भीड़ लाएंगे, लेकिन भीड़ की संख्या उतनी दिख नहीं रही है और 2-3 बैरिकेड तोड़ के जरूर आ गए थे। प्रदेश भर से विधानसभा घेराव करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में से चुनिंदा 100 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन गिरफ्तारी सूची में किनका नाम है, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, ये तो फौरन जानकारी नहीं दी गई। लेकिन बाद में बताया गया कि 50-50 के 2 समूह में 2 एफआईआर हुई है। पहली एफआईआर नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक 9 के आयुक्त की ओर से की गई है, जिसमें धारा 147 का उल्लेख है। धारा 147 बलवा की धारा होती है, जबकि दूसरी एफआईआर में भी 147 के अलावा 332, 353 और 186 का उल्लेख है। 147 के अलावा ये तीनों ही धाराएं शासकीय काम में बाधा, चोट पहुंचाना और भयादोहन करने से संबंधित है। हालांकि गृह मंत्री का जो बयान आया है, वहां उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुरक्षा कारणों से बस में बिठा के ले जाया गया था। अपने इस बयान में उन्होंने एफआईआर और गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं किया। विधानसभा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको वहाँ रोका गया वाटर कैनन और अश्रु गैस प्रयोग करके, और उनमें से लगभग 100 लोगों को, जिसमें आदरणीय अरुण साव और ब्रिजमोहन अग्रवाल वगैरह थे, उनको सुरक्षित करने के दृष्टिकोण से वहाँ बस में बिठाकर वहाँ से हटा दिया गया। राज्य हो या केंद्र, सत्ता जिस भी दल की होती है, जाहिर तौर पर बचाव की मुद्रा में वही दल होता है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को हमला करने का मौका मिला। हालांकि विपक्ष वाले शुरू के 4 साल भारतीय जनता पार्टी कहीं रेस में नजर नहीं आ रही थी। अब धीरे धीरे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंक बढ़ाने की सफल कोशिश की है, लेकिन अभी भी बराबर का मुकाबला दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। पीएम आवास जैसे जन सरोकार के बाद भारतीय जनता पार्टी अब कुछ और बड़े मुद्दे को लेकर भी बहुत जल्द ही कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस ने भी यहाँ अपनी ओर से एक नई रणनीति तैयार की है। हमले का जवाब हमला करने वाली रणनीति के साथ कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी के पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और समझाने की कोशिश की जा रही है कि 15 साल में आपने कुछ नहीं किया और हमारा परफॉर्मेंस मौजूदा समय में बेहतर है। फिलहाल करीब 6 महीने का समय ही बचा है। यहाँ 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का फेंकने वाली है जिससे राज्य सरकार के अच्छे विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत किया जा सके। इसके लिए भाजपा की ओर से आंतरिक सर्वे और नए चेहरों को सामने लाने की कवायदें चल रही है। फिलहाल नए नए मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, उसमें प्रमुख मुद्दा धर्मांतरण भी है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अन्य हिंदूवादी दलों का सहयोग ले रही है और आंतरिक रूप से जिस तरह से हिंदूवादी संगठन भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर इसका सीधा असर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक दशा और दिशा में पड़ने वाला है। यह असर कितना गहरा होगा, इसके क्या मायने हैं, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि राजनीति में सुचिता कायम रहे। राजनीति का यही साफ सुथरापन समाज और देश के लिए हितकारक होगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, इसे मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन पे आप अपनी राय जरूर रखें। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।